चीन और जापान दो पूरी तरह से अलग देश और दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। एक की सरकार बीजिंग से तो दूसरे की टोक्यो से चलती है, फिर भी इनमें कई समानताएं हैं। चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन बीते वर्षों की तुलना में बहुत धीमी गति से। लेकिन क्या उस पर जापान की तरह हमेशा के लिए सुस्ती में चले जाने का खतरा है? और बाकी दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? मुश्किल से कुछ महीनों पहले तक चीन को लेकर ऐसे दावे जारी किए जा रहे थे कि वो अगले कुछ वर्षों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा, दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गोल्डमैन सैक्स ने 2030 तक ऐसा होने का अनुमान दिया था, तो ब्लूमबर्ग ने 2040 तक। लेकिन अब ऐसा होना उतना निश्चित नहीं लग रहा। फिर चीन ऐसा पहला देश भी नहीं है जिसके बारे में ऐसे दावे किए गए। आज हम आपको कहानी बताएंगे एशिया की एक आर्थिक महाशक्ति के उत्कर्ष और पतन की। महाशक्ति जैसे दबदबे वाली ये अर्थव्यवस्था थी जापान, तब जब हम में से कई इस दुनिया में थे ही नहीं, और उसके साथ जो दुर्घटना 30 साल पहले घटी वो आज फिर चर्चा में क्यों आ गई है। दरअसल कई वजहें जो जापान की अर्थव्यवस्था को चिर निद्रा में खींच ले गई थीं, आज के चीन में भी देखी जा सकती हैं, जैसे राष्ट्रीय कर्ज, सिकुड़ती आबादी और रियल एस्टेट सेक्टर का भारी बुलबुला। $1.5 मिलियन यानी आज के 12.5 करोड़ रुपए। टोक्यो के लग्जरी डिस्ट्रिक्ट गिंजा में 1990 से पहले 1 वर्ग मीटर जमीन का दाम इतना हुआ करता था, और टोक्यो के इस इंपीरियल पैलेस के आसपास 2 वर्ग किलोमीटर इलाके की जमीन कभी पूरे कनाडा से भी ज्यादा महंगी हुआ करती थी। जापान का ऐसा विकास कैसे संभव हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध में जापान के घुटने टेक देने के बाद देश हताश था। गरीबी और महंगाई ने उसे घेर लिया था, लेकिन युद्ध के दौर में उसके सबसे बड़े शत्रु और उस पर एटम बम गिराने वाले अमेरिका ने जापानी मुद्रा येन के लिए डॉलर के एक्सचेंज रेट को कम करके जापानी अर्थव्यवस्था की खड़े होने में मदद की। ये अमेरिका के हित में था, क्योंकि वे चाहते थे कि जापान में कम्युनिस्ट ताकतें जड़ न जमा सकें, और इसके लिए उन्होंने आर्थिक तरक्की का इस्तेमाल किया। अमेरिका की ओर से चीन की मदद के पीछे भी कुछ ऐसी ही मंशा थी। ये दुनिया भर के कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट देशों के बीच शीत युद्ध की शुरुआत थी। जापान उस दौरान एशिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था। येन के कम एक्सचेंज रेट ने उसके निर्यात को बढ़ाया। टोयोटा दुनिया भर के बाजारों में छा गई। वीडियो गेम्स ने निंटेंडो को घर घर पहुंचाया, और सोनी के वॉकमैन भी दुनिया भर में पहचाने गए। वो एक अलग दौर था। उस समय दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 जापान की हुआ करती थीं। जापान अमेरिका से सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति की गद्दी लेना चाहता था। इसी बीच उसने एक आर्थिक समझौते के लिए जोर लगाया, जिससे डॉलर के मुकाबले येन की कीमत बढ़ी। जापानी खुद को अमीर मानते थे, तब तक जब तक आर्थिक संकट नहीं आया। जापान के केंद्रीय बैंक की ओर से किए गए बड़े बदलावों के चलते स्टॉक मार्केट ढह गए, और झूठ मूठ बढ़ते जा रहे प्रॉपर्टी के दामों की असलियत भी सामने आ गई। यही चीजें आज के चीन जैसी दिखती हैं, क्योंकि चीन में भी प्रॉपर्टी के दाम जरूरत से ज्यादा बढ़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल एक बबल जैसी स्थिति है। यानी अगला अहम सवाल ये कि ये बबल कितना बड़ा है, और सही जवाब यही होगा कि हम निश्चित तौर पर नहीं जानते। अनुमान के मुताबिक 2020 में चीन में प्रॉपर्टी के दामों में चीन के इकोनॉमिक आउटपुट के मुकाबले दोगुने से ज्यादा वृद्धि हुई। हालांकि तब के जापान में ये असंतुलन इससे कहीं ज्यादा था। ऐसी स्थिति में रियल एस्टेट सेक्टर में क्या संकट आता है? न सिर्फ निर्माण से जुड़ी कंपनियां बल्कि प्रॉपर्टी कंपनियों को कर्ज देने वाले भी संकट में आ जाते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में फिर लेन देन बंद हो जाता है। चीनी ग्राहकों में अब बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं बचा है। इतना भी नहीं कि वो किसी बड़ी और जानी मानी बिल्डर कंपनी से भी फ्लैट खरीद लें। ये सुरक्षित नहीं है। चीन की एक और समस्या जो जापानी आर्थिक संकट की याद दिलाती है, जीडीपी के अनुपात में सार्वजनिक कर्ज। भारी कर्ज, खासकर स्थानीय सरकारों का, जो कभी इसकी बदौलत प्रॉपर्टी मार्केट से अच्छी कमाई किया करती थीं। जब जापान की अर्थव्यवस्था में संकट आया, तब वहां इकोनॉमिक आउटपुट के मुकाबले कर्ज इससे कम था।
खैर, आप चीन से जापान की तुलना नहीं कर सकते। चीन चीन है और जापान जापान। मसलन, चीन एक सोशलिस्ट देश है, जबकि जापान कैपिटलिस्ट। ये दोनों ही बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। चीन एक खास तरह का सिस्टम लागू कर सकता था, इसीलिए उसके पास इतनी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं। अहम सवाल यह है कि क्या चीन आने वाले संकट को टालता रह सकता है, और क्या खुद पर उठने वाले इन सवालों को अपने खास तरीके से धीरे धीरे सुलझा लेगा, या ऐसा मौका आ चुका है कि उसने स्वस्थ कंपनियों को भी इतने संकट में फंसा दिया है कि स्वस्थ कंपनियां भी अब बीमार होने लगी हैं। दोनों देशों के बीच एक और समानता है, जनसंख्या की समस्या। दशकों तक रही चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा ये हुआ है कि अब आबादी घट रही है और बूढ़ी हो रही है। जापान में अब भी दुनिया की सबसे बुजुर्ग आबादी है। यहाँ 30% से ज्यादा लोग वरिष्ठ हैं। हालांकि चीन में आबादी का 14% हिस्सा ही वरिष्ठ नागरिकों का है, लेकिन इस शताब्दी के मध्य तक चीन की स्थिति भी आज के जापान जैसी ही हो जाएगी। लेकिन चीन के श्रम बाजार का काम अब भी चल सकता है। दरअसल चीन में लोग जल्दी रिटायर होते हैं, काफी जल्दी। मसलन, आदमी 60 साल की उम्र में और महिलाएं अगर वो मैनेजर जैसे पदों पर हैं तो 55 साल में। मेरे नजरिए में अगर चीन में रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दिया जाए तो इससे भी नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि की भरपाई हो सकती है। फिलहाल चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में उसकी 30 साल पहले हुए जापान के आर्थिक संकट से तुलना मुश्किल है। लेकिन विश्लेषकों को फिर भी डर है कि चीन लंबे समय के लिए सुस्ती वाले मोड में जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसा होने का डर निश्चित तौर पर है। मुझे लगता है कि ये उससे अलग है जैसा जापान के साथ हुआ था, और ये इस बारे में ज्यादा है कि शी जिनपिंग न सिर्फ चीन के दुनिया के साथ भू राजनीतिक रिश्तों को बल्कि आर्थिक रिश्तों को भी विचारधारा के नजरिए से देखते हैं। वो यही कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से पश्चिम के देशों के आर्थिक विरोध की तैयारी, जिसका नतीजा अर्थव्यवस्था में सुस्ती के तौर पर ही दिखेगा। दूसरे अन्य कारक के मुकाबले ये ज्यादा नुकसान करेगा। लेकिन तब शायद भारत जैसे इसके प्रतिद्वंद्वियों के पास मौका होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करें, जो कभी चीन के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े थे। आज बस इतना ही। अगली बार हम करेंगे बात कच्चे तेल की और चर्चा करेंगे कि क्या खाड़ी देशों का काम बिना कच्चे तेल के चल सकता है, या उनकी ओर से सोलर एनर्जी जैसे उपायों को अपनाया जाना सिर्फ एक दिखावा है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या इन मुद्दों पर कोई बात हो तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।